पृथ्वी पर एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां बाहर कदम रखने के लिए लोगों को 10 तक कपड़ों की परतें पहननी पड़ती हैं, जहां बर्फ और कोहरे के कारण दृश्यता लगभग शून्य है, जहां भोजन, कपड़े, पानी और कार का धुआं सेकंडों में जम जाता है, जहां लोग जमी हुई मछली और घोड़े के मांस पर जीवित रहते हैं। एक ऐसी जगह है जो फ्रिज से भी ज्यादा ठंडी है। यह याकुत्स्क है, इस साल दुनिया का सबसे ठंडा शहर, जहां अब तक का सबसे कम तापमान -71 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। याकुत्स्क रूस में साखा गणराज्य की राजधानी है और यह रूसी संघ के सुदूर पूर्व में स्थित है। मॉस्को से इस बर्फीले शहर की दूरी 8,200 किलोमीटर है। याकुत्स्क जाने वाली सड़कें काफी चुनौतीपूर्ण हैं और जीवन के लिए खतरा पैदा करती हैं। इस शहर में औसतन 3,50,000 लोग रहते हैं, जहां रूसी और स्वदेशी साखा लोग एक साथ रहते हैं। इसी कारण वहां साखा भाषा और रूसी दोनों बोली जाती हैं। हम नए साल की ठंडी सर्दियों के दौरान याकुत्स्क गए ताकि वहां के जीवन का अनुभव कर सकें और अपने स्थानीय टीम के साथी के साथ हमने शायद पृथ्वी पर सबसे चुनौतीपूर्ण शहर का अवलोकन किया। सुबह सुबह से ही हमने ठंड से अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए वसायुक्त खाद्य पदार्थ खाए। याकुत्स्क का हर निवासी हर सुबह नाश्ते में वसायुक्त पैनकेक, पनीर, अंडे और जैम खाता है। इतनी ठंडी जगह पर शरीर को गर्म और ऊर्जावान रखने के लिए केवल कार्बोहाइड्रेट ही पर्याप्त नहीं है। वसा वह खाद्य समूह है जो शरीर को सबसे लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है, जिससे चयापचय, मेटाबॉलिज्म तेजी से काम करता है। यह पूरे दिन ठंड से सुरक्षा प्रदान करता है और भूख को देर से लगने देता है। दुनिया के सबसे ठंडे शहर में बाहर जाने के लिए सिर्फ वसायुक्त नाश्ता करना ही पर्याप्त नहीं है। अपने शरीर का तापमान बनाए रखने और ठंड से बचने के लिए आपको थर्मल अंडरवियर, थर्मल मोजे, मोटे ऊनी कपड़े और ओवरऑल पहनने की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे वहां के बाकी सभी लोग करते हैं। याकुत्स्क का औसत निवासी हर दिन कम से कम 10 परतों वाले कपड़े पहनता है। उन्हें जीवित रहने और काम करना जारी रखने के लिए खुद को ठंड से बचाना होता है। अब हम इस सोवियत इमारत को छोड़ने और बाहर जाने के लिए तैयार हैं, जिसका हमने आवास के लिए उपयोग किया था। कड़ाके की ठंड के बावजूद ये सोवियत इमारतें काफी टिकाऊ हैं और आधिकारिक तौर पर इतिहास की महक से परिपूर्ण हैं। जब हम बाहर निकले तो घना कोहरा और बर्फ सबसे पहले चीजें थीं जिनका हमने सामना किया। अच्छी नजर होने पर भी 20 मीटर दूर की किसी वस्तु को देख पाना मुश्किल है। सब कुछ सफेद से ढका हुआ है। संकेत मुश्किल से ही पढ़े जा सकते हैं। बिजली के केबल जमे हुए हैं और लोगों के चेहरे एक दूसरे से अलग नहीं दिखते। चलने में गिरने का भी खतरा रहता है। आप जहां भी देखें आपको सफेद धुंध दिखाई देती है। फिल्मों की याद दिलाने वाले इस प्रलयंकारी माहौल के बावजूद नगर निगम की टीमें सड़कों से बर्फ और हिमपात को हटाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे मौसम में गाड़ी चलाना मुश्किल है, इसलिए लोग बस स्टॉप पर मिनी बस के आने का इंतजार करते हैं ताकि वे उन्हें काम पर ले जा सकें। जब तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो बच्चों के लिए स्कूल बंद हो जाते हैं। इसके कारण कुछ बच्चे ठंडे मौसम को अपना लेते हैं और मनोरंजन के लिए सड़कों पर जमे हुए पार्कों और स्लाइड्स का उपयोग करना जारी रखते हैं। जिन लोगों को हमने करीब से देखा उनके बाल और पलकें जमी हुई थीं। कई लोग जितने मोटे और गर्म कपड़े हो सकते हैं उतने पहनते हैं। विशेष रूप से कई महिलाएं जानवरों की खाल से बने फर कोट पहनती हैं। दुनिया के सबसे ठंडे शहर में ठंड से बचाव के लिए सिंथेटिक कोट अपर्याप्त हैं। यदि आप पतला कोट पहनते हैं तो आपका शरीर कुछ ही सेकंड में गर्मी खोना शुरू कर देगा और आपकी खुली त्वचा कुछ ही मिनटों में जम सकती है। फर में मौजूद सूक्ष्म वायु के थैले उत्कृष्ट इंसुलेटर होते हैं। वे बाहरी हवा को आपके शरीर तक पहुंचने से रोकते हैं और हवा के झोंकों को अवरुद्ध करते हैं। ध्रुवीय भालू और हिरण समान मौसम की स्थितियों में जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनके पास प्राकृतिक फर होता है। इसी कारण से याकुत्स्क में फर उद्योग अच्छी तरह से विकसित है और आपको घूमते समय फर से भरी दुकानें देखने को मिलेंगी।
ठंड कार और मिनी बस के निकास के धुएं को ऊपर उठने से रोकती है, इसलिए यह जमीन के पास ही रहता है और सड़कों पर कोहरा बनने का कारण बनता है। गर्म नम निकास गैसें 0 से 70 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के संपर्क में आते ही जमे हुए कोहरे में बदल जाती हैं। इसे फ्रॉस्ट फॉग भी कहा जाता है और यह शहर में दृश्यता कम होने का एक मुख्य कारण है। शहर में हर दिन कार चलाने वाले लोगों को अपनी कार के इंजन को दिन में 24 घंटे चालू रखना पड़ता है। यदि इतनी कठोर मौसम की स्थिति में इंजन बंद कर दिया जाए तो अंदर का तेल शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है और इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इसी तरह बैटरी की पावर खत्म हो सकती है, धातु के हिस्से सिकुड़ सकते हैं और ईंधन जम सकता है। जिस तरह ठंड में एक व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म का सक्रिय रहना जरूरी है, उसी तरह कार के आंतरिक पुर्जों का भी कार्यशील स्थिति में रहना आवश्यक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वाहन का इंजन बंद है और इसका एग्जॉस्ट जमा हुआ है। आप पार्क किए गए वाहनों पर बिछी मोटी तिरपालों को भी देख सकते हैं। गली नुक्कड़ में खड़ी कई गाड़ियों पर मोटे थर्मल कपड़े चढ़े होते हैं। इसका मुख्य कारण इंजन और उसके पुर्जों के साथ साथ बेल्ट और प्लास्टिक के हिस्सों को जमने से बचाना है। ये पुर्जे अत्यधिक ठंड में क्षति के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये ग्रे कवर वाहन के चारों ओर गर्मी के नुकसान को काफी कम करते हैं और ठंडी हवा को उससे संपर्क करने से रोकते हैं। स्थानीय लोग जो अपनी कारों को दिन में 24 घंटे चालू नहीं रखना चाहते, वे इन मोटे गर्मी इंसुलेटेड कवरों से अपने इंजनों के स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं ताकि वे अगली सुबह फिर से अपनी कारों का उपयोग कर सकें। ये कवर कारों को -50 डिग्री सेल्सियस तक के ठंडे तापमान से बचाते हैं। इसी कारण शहरों के बीच यात्रा करने वाले वाहन अपनी कारों के ऊपर कवर लगाते हैं और हर बार पार्क करते समय उन्हें लगाते हैं। जैसे ही हम शहर की गलियों से गुजरते रहे, हमने देखा कि अपार्टमेंट की इमारतों की खिड़कियां सामान से भरी हुई थीं। इसका कारण स्पष्ट है। नए रेफ्रिजरेटर औसतन -18 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं। डीप फ्रीजर, जिनका उपयोग हम मांस और सब्जियों को जमाने के लिए करते हैं, औसतन -30 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं। हालांकि याकुत्स्क में रहने वाले लोग औसतन 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान का अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहना उचित है कि याकुत्स्क के लोग एक प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर में रहते हैं। इस कारण से उन्हें अपने घरों में रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर की आवश्यकता नहीं होती है। बिजली बर्बाद करने के बजाय वे अपना खाना अपनी बालकनियों और खिड़कियों पर लटका देते हैं। शहर में घूमते हुए मैंने इमारतों के नीचे एक पाइल सिस्टम देखा। इमारतों के तल सीधे जमीन के संपर्क में नहीं आते हैं। इमारतों को कंक्रीट के पाइल द्वारा सहारा दिया जाता है। इसे पाइल फाउंडेशन सिस्टम कहा जाता है। दुनिया के सबसे ठंडे शहर में इस प्रकार का निर्माण कोई सौंदर्यपूर्ण पसंद नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। यह स्थायी रूप से जमी हुई जमीन, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, पर इमारतों को बचाने का एकमात्र तरीका है। चूंकि इस शहर की जमीन साल भर जमी रहती है, इसलिए मिट्टी कंक्रीट की तरह कठोर और गर्मी के प्रति संवेदनशील होती है। दूसरी ओर इमारतें गर्म रहने की जगहें हैं, जहां लोग हीटिंग के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। यदि इमारतों को सीधे जमीन पर रखा जाए तो उनके नीचे की जमी हुई मिट्टी नरम होने लगती है, जिससे जमीन को नुकसान पहुंचता है। समय के साथ इमारत विकृत हो जाएगी, उसमें दरारें पड़ जाएंगी और यहाँ तक कि ढह भी सकती है। कंक्रीट के पाइल इस बिंदु पर इमारत के जमीन से संपर्क को काट देते हैं, जिससे गर्मी जमीन में जाने से रोकती है और इमारत के नीचे ठंडी हवा का संचार हो पाता है। यही कारण है कि याकुत्स्क की सभी ऊंची इमारतों में पाइल सिस्टम होते हैं, जो -50 डिग्री सेल्सियस और उससे कम तापमान पर भी कुशलतापूर्वक काम करते हैं। इसी तरह चूंकि यह शहर साल भर जमी हुई जमीन पर बना है, इसलिए प्राकृतिक गैस की पाइपें जमीन के नीचे नहीं बिछाई जाती हैं। इसके बजाय आप पाइपों को जमीन के ऊपर से जाते हुए देखेंगे, जो आंखों को स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यदि पाइपों को दफनाया जाता तो अंदर की गर्म गैस मिट्टी को गर्म कर देती, जिससे शहर की इमारतें, कारें और लोग जमीन में धंस जाते। जहां भी आप कदम रखते, वहां दरारें, मोड़ और ढहने की घटनाएं होती। इसलिए एक ऐसे शहर में जहां जमीन जमी हुई है,
आपको कभी भी नीचे की जमीन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक गैस से वातावरण में निकलने वाली गर्मी आसानी से दिखाई देती है, जैसा कि यहाँ है। मरम्मत के लिए खुदाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इंटरनेट और बिजली के केबलों के साथ साथ प्राकृतिक गैस की पाइपें भी सब कुछ जमीन के ऊपर बनाया जाता है। इस समय स्थानीय आबादी का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। इन पाइपों के चारों ओर चलना, आग लेकर उनके पास जाना या उन्हें भेदी उपकरणों से नुकसान पहुंचाना आपके और पूरे शहर के लिए घातक हो सकता है। शहर में इस तरह की लकड़ी की झोपड़ियां भी हैं। हालांकि इन घरों में ज्यादातर बहुत गरीब लोग रहते हैं। इन घरों में शौचालय की नालियां नहीं हैं। इसलिए लोग शौचालय के रूप में बाहर रखे कंटेनर झोपड़ियों का उपयोग करते हैं। वे इस क्षेत्र में आते हैं और बाल्टियों में बने छेद में अपना मलमूत्र त्यागते हैं। फिर वे छेद के नीचे से बकेट में जमा शौचालय के कचरे को बड़े बैरल में खाली करते हैं। चूंकि मौसम बहुत ठंडा होने के कारण हानिकारक बैक्टीरिया नहीं फैलते, इसलिए खुली सीवर से शहर में महामारी नहीं फैलती है। हालांकि इन परिस्थितियों में भी अपनी जरूरतों को पूरा करना बेहद मुश्किल और परेशानी भरा है। मैं आपको दिखाता हूं कि दुनिया के सबसे ठंडे शहर में भोजन और पेय पदार्थ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम एक स्थानीय दोस्त के साथ एक सुपरमार्केट गए और कुछ खाना खरीदा। फिर हम एक शांत इलाके की ओर बढ़े जहां हम अपना प्रयोग कर सकें। इस बार हमने निजी वाहन के बजाय एक स्थानीय सार्वजनिक बस ली। लोग सार्वजनिक बसों में इसी तरह यात्रा करते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि बसें इतनी ठंडी मौसम में भी चल सकती हैं। जब हम एक शांत जंगली इलाके में पहुंचे तो हम शुरू करने के लिए तैयार थे। सबसे पहले हमने कुछ पानी उबाला और कुछ नूडल्स तैयार किए। कल्पना कीजिए कि आप इस नूडल्स की डिश को किसी आउटडोर कैफे या फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाने की कोशिश कर रहे हैं। नूडल्स गर्म थे और खाने के लिए तैयार थे, लेकिन हमें एक समस्या थी। सिर्फ 2 मिनट के भीतर पूरी नूडल्स की डिश पूरी तरह से जम गई और खाने लायक नहीं रह गई। इस डिश को खाने से स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। इसी तरह कल्पना कीजिए कि आप अपनी खिड़की के सामने रखे फल जैसे सेब या केला को उठाकर खाना चाहते हैं, जिसका उपयोग आप फ्रिज के रूप में करते हैं। स्वाभाविक रूप से आप इसे खाने से पहले केले का छिलका उतारना चाहेंगे। हालांकि केले और सेब के छिलके छीलने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जब आप केले को लोहे से टकराते हैं तो जो आवाज होती है उसे सुनें। यदि आप इस फल को खाने की कोशिश करेंगे तो आपके दांत निश्चित रूप से टूट जाएंगे। वास्तव में इन जमे हुए फलों को किसी के सिर पर मारने या फेंकने से उन्हें चोट लगने की बहुत अधिक संभावना है। यह एक अंडा है। देखें कि ठंडी हवा में अंडे के अंदर का तरल पदार्थ कैसे हिलता है। यह बहुत कम समय में पूरी तरह से जम गया। -71 डिग्री सेल्सियस पर आप अपने सिर पर उबलते पानी का एक थर्मस सुरक्षित रूप से फेंक सकते हैं। चिंता न करें, आपको जलन नहीं होगी। जैसे ही उबलता पानी आपके हाथ से निकलता है, यह हवा में वाष्पित हो जाता है और अपना उबलता हुआ प्रभाव खो देता है। अब आइए देखें कि मांस का एक टुकड़ा धातु की सतह से कैसे चिपकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक निश्चित तापमान पर मांस धातु की सतह से छूते ही चिपक जाता है और खींचने पर अलग हो जाता है। मानवों का भी एक प्राकृतिक शरीर का तापमान होता है, इसलिए उन्हें इस बर्फीले शहर में धातु की वस्तुओं को सीधे अपने शरीर से छूने से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप धातु के फ्रेम वाले चश्मे पहनते हैं, तो जब आप बाहर चलते हैं तो वे आपके कानों, माथे और गालों से चिपक सकते हैं। चश्मा उतारने की कोशिश करने पर आपके चेहरे की त्वचा का एक टुकड़ा फाड़ सकता है।
इसी तरह याकुत्स्क में धातु की जिपर वाले बूट और जूते जो त्वचा के सीधे संपर्क में आते हैं पसंद नहीं किए जाते हैं। यहाँ आपके लिए एक और प्रयोग है। कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे ठंडे शहर में बिना ड्रायर के अपने कपड़े धो रहे हैं। आपके पास अपने कपड़ों को बाहर टांगने और उनके सूखने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी समस्या है, -70 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में आपकी गीली लॉन्ड्री कागज की तरह जम जाएगी। जैसे ही गीले कपड़े हवा के संपर्क में आते हैं, वे कुछ ही सेकंड में कठोर और भंगुर हो जाते हैं। उसके बाद आपके कपड़े काफी हद तक विकृत हो जाएंगे, ठीक इसी प्रयोग की तरह। प्रयोग के बाद जब अंधेरा होने लगा तो हम कुछ और जगहों पर गए, लेकिन पहले हमें एक गर्म कैफे में जाकर अपने कैमरे को आराम देना था। इतना ठंडा मौसम होने पर कैमरे खराब हो सकते हैं और काम करना बंद कर सकते हैं। हम यह देखने के लिए भी उत्सुक थे कि इस बर्फीले शहर में कैफे कैसे दिखते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो वहाँ का माहौल हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर था। इन कैफे की गर्माहट में बैठकर बाहर का बर्फीला नजारा देखना अद्भुत था। जब हमारा कैमरा तैयार हो गया तो हम स्थानीय बाजार गए, जहाँ विभिन्न प्रकार के मांस अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों में बेचे जाते हैं। यह याकुत्स्क आने वाले हर व्यक्ति द्वारा देखी जाने वाली जगह है, जो स्थानीय खाद्य संस्कृति की झलक प्रदान करती है। यह बाजार सुबह से रात तक मांस खरीदने वालों की सेवा करता है। मांस को फ्रिज में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतनी ठंडी में बैक्टीरिया मांस को खराब नहीं कर सकते। मांस खुलेआम और जमे हुए बेचा जाता है। घोड़े का मांस, जंगली शिकार किए गए खरगोश और विभिन्न बड़ी मछलियां तुरंत आपकी नजर में आ जाती हैं। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, एक ऐसे क्षेत्र में खेती करना असंभव है जहां जमीन जमी हुई हो। इसी कारण से लोग पोषण के लिए मांस पर निर्भर हैं और उन्हें सब्जियों तक सीमित पहुंच प्राप्त है। वहां मांस की कीमतें सब्जियों की कीमतों से सस्ती हैं। इसके अलावा चूंकि खंड में जीवित रहने के लिए उच्च कैलोरी का सेवन आवश्यक है, इसलिए स्थानीय लोग घोड़े के मांस और जमी हुई मछली का सहारा लेते हैं। यह मांस आसानी से खराब नहीं होता है और लंबे समय तक ताजा रहता है। इसके अलावा वे इस मांस को पकाकर और कच्चा दोनों तरह से खाते हैं। चूंकि मांस का सेवन बहुत व्यापक है, इसलिए मांस की बहुत सारी दुकानें हैं। मछलियां रूस की विभिन्न झीलों और आर्द्र भूमियों से पकड़ी और लाई जाती हैं। मांस और सुरक्षात्मक चमड़े के कपड़े बेचने वाले लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में ऐसा करते हैं। До 6-7, с 8 утра до 6 или 7 вечера работает. Это будет где-то 10 часов, да, 12 часов. Сколько слоев у вас на вас сейчас? Много. У меня 2 куртки. 2 куртки? Ага. 2 свитера. И шарфики. Если одеваться хорошо, все равно идем греться. Ну, одеваемся, допустим, валенки одеваем, ну, носочки там, 3 штана, куртка, вязаная кофта, жилетик, короче, и вот шарфик еще вот. Максимально холодно было, раньше и под 60 было, да, у нас. Чай пью, немножко остывают уже. एक महिला विक्रेता गारंटी देती है कि ये दस्ताने, बूट और कोट आपको -50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रखेंगे। वह दावा करती है कि वह अपने द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों को पहनकर पूरे दिन बाहर काम कर सकती है, बिना ठंड महसूस किए या बीमार हुए। हमने स्थानीय लोगों की तरह कच्ची मछली और घोड़े का मांस खाने का अनुभव करने के लिए जमी हुई मछली और घोड़े का मांस खरीदा। फिर हम एक उपयुक्त जगह पर गए और मांस को काटकर चखने के लिए टुकड़े किए। वे मछली काटने और खाने की इस प्रक्रिया को स्ट्रोगानिना कहते हैं।
हमारे स्थानीय दोस्त कहते हैं कि मछली पकाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ना सदा। वे नमक और काली मिर्च का मिश्रण सॉस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे कटी हुई मछली को इस मिश्रण में डुबोकर सीधे खाते हैं। उनका दावा है कि कच्ची मछली खाने से ईंधन और समय की बचत होती है और यह शरीर से गर्मी के नुकसान को अधिक प्रभावी ढंग से रोकता है। ठंडे पानी में रहने वाली मछलियां गर्म समुद्रों की मछलियों की तुलना में अधिक वसायुक्त होती हैं और वसायुक्त अम्लों का एक प्राकृतिक स्रोत हैं। ये वसायुक्त अम्ल हृदय और संवहनी स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। चूंकि परजीवी -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे जीवित नहीं रह सकते, इसलिए कच्ची मछली खाने से आपको हानिकारक बैक्टीरिया से संक्रमण नहीं होगा। घोड़े का मांस मछली की तुलना में कम वसायुक्त होता है। हालांकि इसका यह फायदा है कि यह जमने पर पत्थर जैसा कठोर नहीं होता है और मछली की तुलना में इसे काटना आसान होता है। लोग घोड़े के मांस से अपनी ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। घोड़े के मांस और जिगर को पतला काटा जाता है और कच्चा खाया जाता है। इस क्षेत्र में घोड़े सिर्फ परिवहन का साधन नहीं हैं, वे भोजन का एक स्रोत हैं। साखा गणराज्य में लगभग हर परिवार घोड़े का दूध और मांस का उपभोग करता है। जो लोग इसके स्वाद के बारे में उत्सुक हैं, उनके लिए घोड़े का मांस बीफ जैसा होता है। इस बर्फ से ढके शहर में भोजन करने के बाद एक आखिरी जगह है जिसे हमें देखना है। शहर में एक संग्रहालय है जिसमें ऐसे अवशेष रखे गए हैं जो पूरे साल बिना पिघले जमे रहते हैं। यहाँ के बर्फ के क्रिस्टल मानव निर्मित नहीं हैं। संग्रहालय के अंदरूनी हिस्से को तराशा गया है, लेकिन वातावरण पूरी तरह से प्राकृतिक है। दीवारों पर जो बर्फ के क्रिस्टल आप देख रहे हैं, वे कृत्रिम नहीं हैं, वे वास्तविक मानव सांस का उत्पाद हैं। संग्रहालय के अंदर लोगों द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प ये बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं। अंदर आपको याकूत, पौराणिक कथाओं की आकृतियां, 20,000 साल पुराने जानवरों के अवशेष, जमी हुई मिट्टी, एक जमी हुई भेड़िया और पौधे मिलेंगे। गर्मियों में शहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि संग्रहालय के अंदर का तापमान पूरे वर्ष स्थिर रहकर -10 डिग्री सेल्सियस बना रहता है और अंदर रखी जमी हुई सामग्री कभी नहीं पिघलती। यह शहर की स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी का एक और सबूत है। वास्तव में गर्मियों की गर्मी से तंग आकर लोग ठंडा होने के लिए अपने गर्मियों के कपड़ों में ही संग्रहालय में प्रवेश करते हैं। दुनिया के सबसे ठंडे शहर याकुत्स्क में सर्दियां ऐसी होती हैं। यह ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी आसानी से रह सके। यह वास्तव में जीवित रहने की एक भूगोल है। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के लोग अपने पुरखों की भूमि पर जीवन से चिपके हुए हैं और प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करते हैं। हमने यह वीडियो बनाने में बहुत वित्तीय और व्यक्तिगत प्रयास किया है। आप इसे लाइक करके, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करके और नीचे एक टिप्पणी छोड़कर इस तरह के और वीडियो बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हर सकारात्मक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगले वीडियो में मिलते हैं।